हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारे मिडाइवल हिस्ट्री के घटना चक्र सीरीज़ में जो टॉपिक है वो है सिख संप्रदाय या सिख सेक्ट। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम मराठा, सिख और मराठा एक ही में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा मुगलों का विघटन या डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल्स या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स। बस ये दो टॉपिक पढ़ के हमारी मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और आपकी घटना चक्र मिडाइवल इंडिया की पूरी कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ 10 से 12 वीडियोज़ में। और आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, आपको घटना चक्र खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपका एंशियंट और मॉडर्न भी कंप्लीट करा दिया जाएगा और बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस के घटना चक्र के, वो भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जो है सिख संप्रदाय पे। सिख संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे और मराठास को भी कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को। तो नोट से हम शुरू करेंगे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के फर्स्ट गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। अब ये जान लीजिए, सिख संप्रदाय में, सिख सेक्ट में अभी तक 10 सिख गुरुज हुए हैं। सिख कितने गुरुज हुए? 10 सिख गुरुज हुए। 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 10 के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सीक्वेंस से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, जो फर्स्ट गुरु थे वो गुरु नानक थे। मतलब जो सिख धर्म की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? गुरु नानक जी ने रखी थी। टोटल 10 गुरुज थे। पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे थे गुरु रामदास, पांचवें थे गुरु अर्जुन देव, छठे थे गुरु हरगोबिंद, सातवें थे गुरु हर राय, आठवें थे गुरु हरकिशन, नौवें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु थे। 10 के नाम आपको सीरियल से याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट है भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्होंने गुरुमुखी लिपि, जैसे हमारी हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, स्क्रिप्ट होती है ये, तो हम उसी तरह पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो उस गुरुमुखी लिपि को बनाया किसने, उसको जन्म किसने दिया? तो वो गुरु अंगद देव, जो जिनका नाम लहना भी था पहले। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान की थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक मैं बार बार बोलती हूँ, अकबर से ही रिलीजियस टॉलरेंस का जो है एक फेज़ स्टार्ट हुआ। अकबर के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस थी, वो सभी रिलीजन को बराबर से इक्वली रिस्पेक्ट करता था। तो उसने, जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उनको 500 बीघे भूमि दान की, मतलब रिलीजियस काम के लिए अपना दान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, एक नेचुरल पॉन्ड था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना। तो जो 500 बीघा भूमि दान की थी अकबर ने गुरु रामदास को, तो उन्होंने और उनकी बीवी दोनों ने मिलकर उस पर क्या, अमृतसर शहर बसाया। ठीक है। नेक्स्ट, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। उनका जो पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहब है। अभी आगे पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहब कैसे बनी, बट गुरु ग्रंथ साहब नाम मिलने से पहले उसका नाम आदि ग्रंथ था। तो आदि ग्रंथ पाँचवें गुरु 1604 में पाँचवें गुरु अर्जुन देव ने उसका संकलन किया, उसका कंपाइलेशन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया। क्या हुआ कि जो जहांगीर का बेटा था खुसरो, एग्रेसिव था काफ़ी, तो उसने अपने पिता के खिलाफ एक जो है युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में वो जब हारने लगा तो वो भाग गया तो वो अर्जुन देव के पास गया और अर्जुन देव ने उसको शरण दे दी। इस पर जहांगीर ने कहा कि मतलब
उसे वापस कर दो या भेज दो। तो अर्जुन देव जी ने ऐसा नहीं किया। फिर जहांगीर ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो इस तरीके से गुरु अर्जुन देव को पहला शहीद भी बोलते हैं, सिखों में शहीद होने वाला पहला गुरु। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी गद्दियों में, या भाग जिसे बोलते हैं, उसमें बांटा था। किसने? गुरु अमरदास ने। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल जिसे हम बोलते हैं, उसका निर्माण कराया गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर भी बसाए तथा मनसद प्रथा चलाई। अब ये मनसद प्रथा क्या थी? जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग यानी कि 1/10 जो है वो गुरु को देना पड़ता था, जिसे वो आगे अपने रिलीजन के प्रोपेगेशन या डेवलपमेंट में लगाते थे। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं, और जो लास्ट के पेजेस हैं, जो लास्ट की रचनाएं हैं, उसमें किसकी हैं? तो सिख गुरु तेग बहादुर की रचनाएं हैं। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर 2 तत्कालीन शासकों को क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। औरंगजेब ने उनसे कहा था कि इस्लाम को कबूल करिए या प्रोपेगेट करिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। मतलब उन्होंने सिख सेक्ट को एक मिलिट्री सेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसकी स्थापना इन्होंने 1699 13 अप्रैल 1699 पूरी डेट, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक सिख को केश, कंघ, कृपाण, कड़ा और कक्ष ये रखने के आदेश दिए। ठीक है, 5 चीज़ें रखते हैं जिनका नाम के से शुरू होता है। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। नांदेड़ जो जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक अफगान सरदार ने उनकी हत्या कर दी, और वहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। चलिए, हमारा नोट्स का पार्ट खत्म हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी, पहले गुरु नानक थे, ठीक है, गुरु नानक, नानक ऐसे कर लिखते हैं हम, एन से नानक, उसके बाद अंगद देव आए थे, फिर अमरदास आए थे, तो अंगद देव, नानक के बाद अंगद देव आए थे, तो अंगद देव करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है। पूछ लेगा कि इसके बाद किसने कौन उत्तराधिकारी बना, इनके बाद कौन उत्तराधिकारी बना, तो आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो हमने क्या पढ़ा, गुरु अंगद देव, और अंगद देव का एक नाम और क्या था? लहना। तो ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। देखिए, रिसेंटली आया है RO प्री 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को प्रारंभ किया? तो हमने पढ़ा गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया? तो अमृतसर नगर को स्थापित गुरु रामदास ने किया। कैसे किया? तो अकबर ने इनको 500 बीघे ज़मीन दी थी, उसी पर इन्होंने अमृतसर शहर को स्थापित किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? तो गुरु रामदास जी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरी और पीरी,
गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा था, ये हमने पढ़ा है। गुरु रामदास ने दल खालसा कैसे रामदास के टाइम पे हो जाएगा, खालसा वर्ड ही गुरु गोविंद सिंह ने दिया है, और मंजी इनके टाइम पे नहीं था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो हमने पढ़ा गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, जिसकी वजह से जहांगीर ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था, है ना, आप पढ़ सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आदि ग्रंथ में केवल सिख संप्रदाय की रचनाएं नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं की, जैसे कबीर, आपके नामदेव, रैदास, इनकी रचनाएं भी हैं। पहले स्टार्टिंग में उन वैष्णव कवि जयदेव की हैं और लास्ट में गुरु तेग बहादुर की हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो मृत्यु दंड हमने देखा अर्जुन देव को किसने दिया था, जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर को किसने दिया था, औरंगज़ेब ने। तो इस तरीके से 2 और 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी किसी को ऐसे मृत्यु दंड नहीं दिया था, ये आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगज़ेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर को उसने मारा था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो हेमकुंड उत्तराखंड में सिख गुरुद्वारा उपस्थित है। चमोली उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोबिंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, आखिरी गुरु इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोबिंद सिंह, यहीं पर इनकी मृत्यु थी। अफगान सरदार ने हत्या कर दी थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की एक सैनिक व्यवस्था का गठन किया। जी हाँ, सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, जिसे हमने क्या कहा, खालसा का नाम दिया था। वह सिख राज्य के संस्थापक थे? नहीं, संस्थापक तो हमारे गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे ए ही सही लग रहा है। इन्होंने सिखों को शांतिप्रिय लोग बनाया? नहीं, इन्होंने तो सिखों को एक मिलिट्री सेक्ट के रूप में बना दिया था, और इन्होंने औरंगजेब को पराजित किया, ऐसा भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था कि इन्होंने खालसा पंथ बनाया। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? तो गुरु गोबिंद सिंह, अभी हमने पढ़ा, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो देखिए, हमने पढ़ा कि 13 अप्रैल 1699, अब 13 अप्रैल आप भूल जाइए, ठीक है। 1699 मान लीजिए, कुछ 1700, इसको मोटा मोटा मान लीजिए 1700। तो अभी तक 300 साल हो गए हैं और 400th ईयर चल रहा है, और कह रहा है कि कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। तो हम 300 टिक करेंगे ना, अभी हम 2000 में चल रहे हैं, तो 1700 से 2000 300 साल ही तो हुए। हाँ, 2024 चल रहा है, 24 और हो गए, तो टोटल 324 साल होने चाहिए। लेकिन अब 324 जैसा ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो 300 हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा सेक्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह, खालसा पंथ बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है, खालसा पंथ के संस्थापक, तो अभी हमने पढ़ा गुरु गोबिंद सिंह थे, गुरु गोबिंद सिंह, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदा बहादुर का मूल नाम था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव या लक्षण देव, ठीक है। बंदा बहादुर, यह नाम इन्हें सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था।
तो चलिए, हमारा सिख सेक्ट जो है, सिख संप्रदाय खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है मराठा राज्य और संघ, यानी कि मराठाज़। तो मराठाज़ में भी हम पहले नोट्स करेंगे, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं मराठाज़ को। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ? शिवनेर दुर्ग। कहीं कहीं पर 1627 लिखा होता है, कहीं कहीं पर 1630 लिखा होता है। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। पहले उनका कोरोनेशन हुआ, यानी कि राज्याभिषेक हुआ, देन उन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया था। रायगढ़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। 53 या 50, अगर 1627 लेंगे तो 50, 53, 1630 लेंगे तो 53 साल की उम्र में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि इनके जन्म की डेट पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ईयर में कंट्रोवर्सी है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था, न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप का काम नहीं था, या किसी चीज़ से परेशान होकर नहीं ऐसा कि मराठा शक्ति का उद्भव हुआ। वो महाराष्ट्र के जितने भी लोग थे उनकी वजह से मराठा शक्ति तो जो है उसका उदय हुआ, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थिति यानी जोग्राफिकल कंडीशन, जो लोकेशन थी, वो मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक एक अनुभवी विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि उनको मारने के लिए भेजा था। बट कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया। उतने चालाक थे कि उन्होंने उसको ही मार डाला। 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 में कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी भाग निकले। कैसे? मिठाई की टोकरी में छुपकर वो भाग गए थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा के नगर के जयपुर भवन में कैद नज़रबंद थे। आगरा नगर के जयपुर भवन में शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। अब ये 8 मंत्री कौन थे? एक पेशवा था, एक अमात्य था, एक मंत्री, एक सचिव, एक सुमंत, एक सेनापति, एक पंडित राव, एक न्यायाधीश, ये थे। अब देखेंगे कि ये जो मंत्री हैं इनका डिपार्टमेंट कौन कौन सा था। जैसे पेशवा था, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता था। ये याद रखिएगा, आते हैं आपके। अमात्य या मजमुआदार वित्त मंत्री या राजस्व यानी रेवेन्यू मिनिस्टर होता था। वकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव और शुरुनवीस, सचिव राजकीय पत्र व्यवहार यानी करस्पॉन्डेंस देखता था। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती संगठन कमांडर इन चीफ कह सकते हैं। पंडित राव, पंडित नाम से ही पता चल रहा है, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी जुडिशियल काम अपने देखता था, जुडिशरी देखता था। राजा राम 1689 से 1700 तक शाहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 साल के बेटे शिवाजी II के नाम से उसे गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। एक लेडी जो है वो रूल कर रही थी। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति शाहू जी ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 में केवल बालाजी और उसके परिवार के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई 1713 में।
बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक है। फिर 1720 में शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव फर्स्ट को पेशवा नियुक्त कर दिया। बाजीराव फर्स्ट का कार्यकाल 1720 से 40 तक था। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने। 1761 तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 61 से 1772 है। बालाजी बाजीराव के समय पेशवा पद पैतृक बन गया, यानी हेरिडिटरी हो गया बालाजी बाजीराव के टाइम। इसके पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित ना रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो रूल करने लगे थे, जो मराठास के प्राइम मिनिस्टर थे। 1750 में हुई सेंगोल की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों पर महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। मराठा काल में सरंजामी प्रथा, एक प्रथा थी सरंजामी प्रथा, भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया और मथुरा से आगरा तक लूटमार की। 1757 में वापसी के पहले अहमद शाह अब्दाली ने भारत में आलमगीर II को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीब उद्दौला यानी नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी यानी कमांडर इन चीफ और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। अहमद शाह अब्दाली 1757 में आया। मथुरा आगरा में उसने बहुत ज़्यादा लूटमार की। उसके बाद वो आलमगीर II को उसने राजा बना दिया, इमादुल मुल्क को उसका वजीर बना दिया और रुहेला के सरदार नजीब खान को वहाँ उसका कमांडर इन चीफ बनाकर वो वापस चला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया था, उस समय क्या होता था कि कोई भी जो सूचना है वो डायरेक्टली लिख के ऐसा नहीं पहुंचा देते, ये युद्ध आप हार गए हैं, इतने लोग मर गए हैं, ऐसा नहीं। वो एक कोड लैंग्वेज में भेजा जाता था। तो वो कोड लैंग्वेज क्या थी? 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। ये उनका कोड लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया कि कौन कौन मर गया युद्ध में, कौन कौन मरा है, कौन कौन नहीं रहा, ये उन्होंने बता दिया कोड लैंग्वेज में। पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। लाहौर से मराठों ने तैमूर शाह को भगा दिया था, निकाल दिया था। वायसराय था वो अहमद शाह अब्दाली का, तो बदला लेने के लिए आया था। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था, इंदौर पर था। चलिए, इस तरीके से हमारा नोट्स पार्ट पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन पार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं मराठास का हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, क्योंकि भौगोलिक सुरक्षा भी थी, उच्च नेतृत्व शक्ति शिवाजी की थी, राजनीतिक जागृति और धार्मिक चेतना सब कुछ था। हर चीज़ों को बेस बनाकर, कास्ट, रेस, रिलीजन, सबको बेस बनाकर मराठाओं का उत्कर्ष हुआ है, ऐसा हमने पढ़ा था नोट्स में। पढ़ सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन सेम आपके नोट से ही होता है, तो उसको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो मैं करा देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है, दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये पूरा एरिया है, ये शेडेड एरिया देख रहे हैं आप, इधर पूरा आपका महाराष्ट्र का पार्ट कवर हो रहा है, थोड़ा MP का पार्ट कवर हो रहा है, गुजरात का पार्ट कवर हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि छायांकित, क्वेश्चन है, चित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है। किसका राज्य दर्शाता है? तो महाराष्ट्र का तो पूरा एरिया कवर है, दैट मीन्स ये हमें मराठों का दर्शाता है राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था?
तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्योंकि नोट्स में नहीं था। नेक्स्ट ये है हमारा, शिवाजी ने 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 1630 या 27 या 30 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। राज्याभिषेक ये इंपॉर्टेंट नहीं है सब। चलिए, तो 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो जन्म के विषय में तो हमारे पास कंट्रोवर्सी है, बट हमें पता है कि 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो 1627 और 1674, अगर यहाँ 1630 होता तो भी ये करेक्ट होता जन्म में, बट दोनों आपको एक साथ नहीं देंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1559 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने, बट शिवाजी इतने चालाक थे कि उन्होंने उसको मार दिया। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो हमने भी पढ़ा है कि आगरा में के जयपुर भवन में कैद थे। तो आगरा में वो कैद थे, औरंगज़ेब ने उन्हें कैद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो हमने पढ़ा कि रायगढ़ में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो उनकी राजधानी रायगढ़ में ही हुआ होगा, तो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था, राइट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिवाजी के गुरु रामदास थे, इन्हें समर्थ रामदास कहा जाता था। इन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और सही हमें कोड बताना है। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद प्रारंभ, और एक है हमारा सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो आधा क्वेश्चन हमारा इधर है, आधा क्वेश्चन हमारा उधर है। चलिए, सबसे पहले हमारा आएगा आपका चाकन के किले पर विजय। इसको हम ऐसे देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, हम इसे एक्सप्लेनेशन से ही देख लेते हैं तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ में आ जाएगा। चाकन किले पर विजय 1648 में उन्होंने की। मुगलों से मतभेद उनका 1657 में शुरू हुआ, अफजल खां के प्रकरण के बाद, ठीक है। जब बीजापुर के सुल्तान ने भेजा, अफजल खां, मुगलों से मतभेद 1657, अच्छा ये अलग ऑप्शन था। अफजल खां का प्रकरण उनका 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था इन्हें मारने के लिए, और सूरत पर आक्रमण और लूटना 1664 ईस्वी में हुआ। तो 1648, 1657, 59 और 1664। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। उसमें अगर करेंगे आप तो आधा क्वेश्चन इधर है, एक पार्ट में, आधा क्वेश्चन एक पार्ट में है, तो वो कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसे आप याद कर लें। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसकी थी? तो मराठास की थी, शिवाजी ने बनाई थी। 8 तरीके के मंत्री थे। 8 तरीकों के मंत्री का जो काम था, आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय यानी सेंट्रल लेवल पे अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायित्व था। चलिए, राजा के प्रति उत्तरदायित्व था, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था। तो ये मंत्री उनके डिपार्टमेंट भी हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के टाइम पीरियड में थी, तो शिवाजी को ही हेल्प करती थी। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, तो सारे ही थे। मजूमदार भी थे, तबीर भी थे, वकनीस भी थे, सुरनीस भी थे,
1 2 3 4 सारे ही थे, ये सारे ही हमने पढ़े हैं, बल्कि पेशवा भी थे, सुमंत भी थे, है ना। याद रखिएगा अष्टप्रधान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था? सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी के अष्टप्रधान जो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे वो कौन होते थे? तो सुमंत होते थे, फॉरेन मिनिस्टर होते थे सुमंत। सेम क्वेश्चन रिपीट है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा गया? तो सुमंत कहा गया। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के टाइम पीरियड में थी, तो शिवाजी की ही हेल्प करती होगी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। बिल्कुल, उनकी एक अष्टप्रधान की परिषद थी, मंत्रियों की पूरी परिषद थी, वो उनसे सलाह लेते थे, वो केवल उनको सलाह दे सकते थे, मानना या ना मानना शिवाजी के ऊपर था। रीजन, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग पर स्वतंत्र प्रभार रखता था। एक बार दोनों को साथ में बिकॉज लगाकर जैसे मैं आपको बोलती हूँ वैसे पढ़िए। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे क्योंकि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट नहीं था, वो सब राजा के अधीन थे, शिवाजी के अधीन थे, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन सही है पर रीज़न गलत है आपका। नेक्स्ट आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो रूका नहीं थी। रूका आपका एक्चुअली में काकतीय डायनेस्टी, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, काकतीय डायनेस्टी की थी, और जबकि रुपया, लौरी और टका ये शिवाजी के टाइम पीरियड में थी। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया, हमने नोट्स में पढ़ा, तो बालाजी विश्वनाथ ने 1713 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था। यहीं से पेशवा के हाथ में शक्ति चली गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सब आपके पेशवा के राजा हैं। तो सबसे पहले हमें पता चला कि बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ के बाद हमारे बाजीराव वन आए, बाजीराव या बाजीराव वन आए। उसके बाद बालाजी बाजीराव आए 3rd नंबर पे, और लास्ट में आपके माधव राय आए। उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रोनोलॉजी इनकी याद रखिएगा। देख लेते हैं एक बार। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक था। 1720 में शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव फर्स्ट को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव फर्स्ट का कार्यकाल 1720 से 1740 था। बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बन गए। 1761 तक पेशवा रहे। माधव राव का शासनकाल 1761 से 1772 है, तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट हमें इन्हें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। छत्रपति शाहू जी, राजा राम, संभाजी या शिवाजी 2। तो सबसे पहले संभाजी थे, ये हमें पता है। संभाजी के बाद हमारे राजा राम बने। राजा राम जब मर गए तो उनकी वाइफ ताराबाई थी ना, उनका बेटा शिवाजी 2, ये शिवाजी 2 फिर बाद में आएगा, 4 साल का था, इसको बैठाकर वो शासन चलाती थी। उसके बाद छत्रपति शाहू जी आए सबसे लास्ट में, तो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक संघ परिसंघ बन गया। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि हेरिडिटरी हो गया था। ये दोनों ही आपके सही हैं, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीचे असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन कह रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मराठा पहले शासक थे, बिल्कुल सही बात है ये। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ऐसा नहीं है, एक आपकी मराठास के पास ही एकीकृत, इसके पहले आपके और भी लोग आए जिन्होंने एक पूरा
इंडिया को यूनाइट करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, जैसे आपके मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा नॉर्थ इंडिया को यूनाइट, पहला ऐसा राजा था जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं किए थे, तो असर्शन सही है आपका, रीज़न गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन, कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान, एकता के आधार पर राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र संकल्पना का अभाव था, इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। चलिए, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो बालाजी बाजीराव के समय के बाद ये हेरिडिटरी हो गए और वो नाम मात्र के रह गए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई, ठीक है, राजा राम की पत्नी ताराबाई उनकी विधवा थी। 4 साल के बेटे को सिंहासन पर बैठाकर वो शासन चलाती थी। निम्नांकित मराठा देवियों जिन्होंने 1700 ईस्वी के आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष नेतृत्व किया, वो कौन थी? तो वो ताराबाई थी, ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा हमारी किससे? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। क्या थी सरंजामी? मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी, वही सरंजामी थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चौथ के नाम से जाना जाता है। चौथ याद रखिएगा, मराठा से संबंधित है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन मिलता था। जो चौथ दे देता था उस पर यह आक्रमण नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित, और इन्होंने ही सूचना पहुंचाई थी कि कौन कौन मारे गए, एक कोड बनाकर, राइट, पढ़ाया है मैंने आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यस, ये हमने पढ़ा है, करेक्ट ऑप्शन है, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एग्ज़ाम में आप पढ़िएगा, अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफ़गानों ने मराठों को हराया था। अफ़गान थे, अहमद शाह अब्दाली अफ़गान था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। डेट्स के साथ याद रखिएगा, डेट के साथ पूछा गया है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761, हम जानते हैं 1761 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खां, इसी को यहाँ पर इसने मीर बख्शी बनाकर ये चला गया था। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मराठों में मोडी, और इंग्लिश में ये ऐसे लिखा होता है, तो मोदी भी पढ़ सकते हैं हम लोग इसको, या मोडी तो है ही इसका नाम। तो चलिए, ये हमारा फिनिश हो गया आपका सिख सेक्ट और मराठा भी ख़त्म हो गया। ये हमारे दोनों सेकेंड लास्ट टॉपिक थे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो क्या है? डिक्लाइन ऑफ मुगल, राइट, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का डिक्लाइन बचता है। कैसे मुगल वीक हुए, फिर कैसे जो देखिए 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हुई ना, वहीं से मुग़लों का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद जो रूलर आए, जो बचे हुए मुगल्स आए, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, या कह सके वीक थे, जिसका फ़ायदा उठाया किसने? ब्रिटिशर्स ने,
और यहाँ पर फिर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्ज़ा कर लिया और हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। तो कल हम अपना लास्ट टॉपिक भी कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारी मिडाइवल इंडिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलता गंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।